अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर जीडीसी बोधन। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस यानी कि ज़राई मालिया। ये जो टॉपिक है वो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मईशत है और इस तरक्की पजीर मईशत में जो सबसे अहम शुबा है वो है ज़राई शुबा, और इस शुबे को हिंदुस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन क्या है माना जाता है। और ज़राई शुबा जो है वो दरअसल ग़िज़ा के अलावा सूती कपड़े के लिए खाम माल की फ़राहमी के साथ साथ घरेलू मसनूआत की तैयारी भी क्या है ये मदद देता है। लेकिन जहाँ तक ज़राअत की कारकर्दगी का सवाल है, ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, इसलिए कि इसको यानी कि इसमें जो ख़तरात होते हैं या इसमें जो मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात की बुनियाद पर इसको जोखिम की सनद भी क्या है कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर किसान फसल का जो साइज़ होता है यानी कि जो मकदार पाई जाती है उसके बारे में क्या है कोई यकीन नहीं रखता है, क्योंकि अक्सर किसानों को खुश्क साली या तूफ़ान या फिर तग़यानियों जैसे हालात का सामना करना पड़ता है, यानी कि अक्सर वो कुदरती आफात से क्या है मुतासिर होते रहते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो फसलें जो पाई जाती हैं उनको यानी कि कीड़ों से भी क्या है उनकी हिफाजत क्या है ज़रूरी होती है। तो अक्सर किसानों को क्या है फसलों के कीड़ों से क्या है हिफाजत भी क्या है करनी पड़ती है। और मवेशी जो होते हैं वो भी अक्सर बीमारियों का शिकार होते हैं, तो मवेशियों की बीमारियों से भी क्या है इनको मुकाबला क्या है दरपेश होता है। हिंदुस्तान का जो किसान का जो तबका है वो बहुत बड़ा तबका गुर्बत और मुफलिसी का शिकार है, वो बेसहारा हैं। इसलिए हिंदुस्तान करोड़ों छोटे दर्जे के जो माली यानी किसान पाए गए हैं वो माली दिवालिये का शिकार हैं। ये एक ऐसी अजीब सनत है जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह क्या है फ़ायदे नहीं होते हैं। किसान को बड़ी हद तक अपने ज़ाती जो वसाइल होते हैं उन्हीं पर क्या है इन्हिसार करना पड़ता है। सनतकारों की तरह काश्तकार जो होते हैं वो अवामी बचतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपनी पैदावारी लागत और हासिलात की पैमाइश भी नहीं कर सकते। लेकिन सनतकार पैदावारी लागत और हासिलात की पैमाइश के ज़रिए क़र्ज़ हासिल कर सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में काश्तकारों का जो बहुत बड़ा तबका है वो लगानदारों पर मुश्तमिल है, यानी इनकी अपनी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं होती है। लगानदार किसान जो होते हैं वो हुकूमती क़र्ज़ की जो सहूलतें होती हैं उन सहूलतों से क्या है इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते हैं। सनत की तरह ज़राई शोबा भी क्या है यहाँ पर तलब में तब्दीली के लिहाज से रसद में तब्दीली करने से हासिल है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है तलब में इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन वसाइल की क़िल्लत होने की वजह से रसद में इजाफ़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैदावारी वक्फ़ा एक तवील और गैर लचकदार नोयत का होता है। इसलिए किसान ज़राई कीमतों में कमी के बावजूद मकदार पैदावार में कमी नहीं कर सकता है। एक सनतकार को साल में कई दफ़ा मुतग़य्यर सरमाए की तजदीद के मौक़े हासिल हैं, लेकिन किसान ज़राअत में ऐसा अमल क्या है इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में किसानों का जो बहुत बड़ा तबका है वो साल में सिर्फ एक ही दफ़ा क्या है सरमाए की तजदीद के काबिल होता है। इन हालात में ज़राई शोबा मालियाती ज़रूरियात के लिए अजीब और अलग हालात से क्या है वो गुज़रता है, और इसकी ज़रूरियात भी क्या है अलग ही किस्म की होती हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस यानी कि जो ज़राई मालिया होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल फाइनेंस की ज़रूरत क्या है, किस वजह से ये पाया गया है। तो ये पढ़ने से पहले हम क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चरल फाइनेंस से मुताल्लिक़ क्या है यहाँ इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मुरे 1963 इट इज़ एन इकनॉमिक स्टडी ऑफ बोरोइंग फाइंड्स बाई फार्मर्स, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू मुरे यानी कि मुरे जो माहिर माशियात थे उनके मुताबिक ये कहा गया है कि
1963 में 1953 के लिहाज से क्या है, ये एक ऐसा माशी मुताला है जो किसानों की ये जो यानी कि माशी वसाइल को की जो हुसूली होती है उनकी तलाश में क्या है वो यानी कि हमेशा यानी कि अपने आप को यानी कि उसमें ही इन्वॉल्व रखते हैं या उसी में शामिल रखते हैं या उसी की फ़िक्र में लगे रहते हैं। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म लेंडिंग एजेंसीज एंड द सोसाइटी ऑफ इंटरेस्ट इन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान जो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि माशी वसाइल की तलाश में रहता है उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, एग्रीकल्चर फाइनेंस यानी कि ज़रूरी मालिया, यानी ऐसा मालिया जो किसानों की ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो ज़रूरी मालिया क्या है कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टेंडन एंड द थानियल 1962 एज ए ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स which deals with the provision and the management of bank services and financial resources related to the individual farm units। यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू टेंडन और डेनियल के लिहाज से कि डेनियल जो कहते 1962 के मुताबिक कहा गया है कि एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जो यानी कि जो यानी कि जो माली वसाइल होते हैं, जो माली खिदमत अंजाम देने वाले जो रिसोर्सेस वसाइल होते हैं उस वहाँ से वो किस तरीके से क्या है माशी हुसूल क्या है कर सकते हैं अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उससे मुताबिक क्या है यहाँ पर ये अपनी तारीफ में पेश करते हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर आसान अल्फाज में अगर हम समझते हैं तो ज़रूरी मालिया एक ऐसा मालिया है या एग्रीकल्चर फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंस है जो ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों की जानिब से क्या है लिया जाता है। नीड फॉर द एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि अब हम देखेंगे कि ज़रूरी मालिया की ज़रूरत क्या है, यानी कि हिंदुस्तान में ज़रूरी मालिया की ज़रूरतें क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, एक ज़रूरी मुल्क है जहाँ की आबादी का जो 70% हिस्सा है वो ज़रूरी कारोबार में ही क्या है मशगूल है और अपनी आमदनी का वो ज़रिया भी क्या है यहीं से तलाश करता है। मुल्क में तकरीबन 72 मिलियन ख़ानदान और 162 मिलियन हेक्टर क्या है कि खालिस रकबे पर क्या है काश्तकारी करते हैं। 72 मिलियन ख़ानदान में से आधे ख़ानदान ऐसे हैं जो 1 हेक्टर से भी क्या है कम ज़मीन के मालिक हैं। इनमें से अक्सर छोटे और दरमियानी दर्जे के किसान हैं जिनके अलावा क्या है ज़रूरी मज़दूरों का एक बहुत बड़ा तबका क्या है गुर्बत से निचली सतह की ज़िंदगी क्या है गुजारता है और ये ख़ानदान शदीद कर्ज़ में क्या है मुब्तला है, यानी नस्लन मखरूस चले आ रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल इनके आबा व अजदाद से क्या है ये कर्ज़ जात का सिलसिला जारी है। तो बताया जाता है कि ये नस्लन क्या है ये कर्ज़ में यानी कि मुब्तला हैं या कर्ज़ में क्या है ये डूबे हुए हैं। इसीलिए मुनज़्ज़म पैमाने पर कर्ज़ की फ़राहमी ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए क्या है एक नहायत ही अहम आमिल की हैसियत रखती है। तो ऐसे ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये इन्हें क्या है ज़रूरी मालिया की बहुत ज़्यादा क्या है शदीद ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो कर्ज़ फ़राहम करने वाली जो खानगे ज़राए पाए गए हैं वो उनकी क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है खामियां पाई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पर क्या है दुश्वारियाँ पैदा कर रही हैं। बताया जाता है कि ज़रूरी शोबे में जो कर्ज़ की ज़रूरतें होती हैं उन कर्ज़ की ज़रूरतों की तकमील के लिए क्या है किसान को खानगी इनफरादी जो सूद कारोबार करने वाले होते हैं या साहूकार वगैरह होते हैं वो उनके रहम करम पर क्या है उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो खानगी सूदी जो कर्ज़ दहिंदे होते हैं और साहूकार जो पाए जाते हैं वो किसानों की कर्ज़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर कंडीशंस वगैरह क्या है रखते हैं, क्योंकि खानगी जो साहूकार होते हैं उनका मकसद नफ़ा कमाना होता है। इसीलिए वो ज़रूरतमंद और गैर ज़रूरतमंद के दरमियान क्या है फ़र्क नहीं करते हैं और जिसकी वजह से क्या है जो वाकई ज़रूरतमंद किसान होता है वो कर्ज़ की फ़राहमी से या कर्ज़ के हुसूल से क्या है महरूम रहता है। कोई किसान हकीकी तरजीही ज़रूरत रखता है या नहीं इसका फ़ैसला यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो कर्ज़ देने वाला जो होता है वो सूदी कारोबार करने वाले लोग सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में क्या है सोचते हैं, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती है कि कौन सा किसान क्या है वाकई क्या है तरजीह का हामिल है, उसको कर्ज़ की ज़रूरत है, ये वहाँ पर क्या है नहीं देखा जाता है, बल्कि बदले में कितना सूद मिल रहा है और कौन सूद अदा करने के काबिल है इस बात पर क्या है उनकी तवज्जो रहती है।
खानगी जो सूदी कर्ज दहिंदे होते हैं या साहूकार जिसे हम कहते हैं, जो कर्ज फराहम करते हैं, इनकी शरह सूद क्या है, गरीब किसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। यानी कि वो जो सूद वहाँ उन लोगों से लेते हैं, किसानों से जो सूद लिया जाता है, वो इतनी उनकी क्या है शरह पाई जाती है कि एक आम किसान क्या है उस शरह को अदा करने के काबिल नहीं होता है। और ये जो साहूकार होते हैं वो धमकियों और मुकदमाबाजियों के ज़रिए से क्या है कमज़ोर तबक़ात का इस्तेहसाल करते रहते हैं, और अक्सर तो ये होता है कि उनकी जायदाद को भी क्या है हड़प लिया जाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के खानगी ज़राए क्या कर रहे हैं, ये कर्ज़ देने से क्या है लोगों को, यानी कि कर्ज़ के मामले में क्या है किसानों के साथ क्या है यानी कि इस्तेहसाल क्या है बरत रहे हैं। तो ज़राई शोबे की तरक्की के लिए क्या है मुनासिब मकदार में कर्ज़ की फ़राहमी की सहूलतें क्या है नहायत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है, यानी कि जो इदारा जाती मुनज़्ज़म क़र्ज़ी इदारे हैं जो ज़राई कर्ज़ क्या है फ़राहम कर रहे हैं, तो बताया जाता है कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुनासिब मकदार में कर्ज़ की फ़राहमी की सहूलतें होना क्या है ज़रूरी है। किसान को मौफ़िक़ शर्त के साथ क्या है कम शरह सूद पर भी कर्ज़ की ज़रूरत है। यानी कि कर्ज़ दिया जाना, कर्ज़ हासिल देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो कर्ज़ दिया जा रहा है उनके लिए क्या है जो शराइत हैं वो शराइत भी क्या है मौफ़िक़ शराइत होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है जो शरह सूद मख्तस किया जा रहा है वो भी क्या है कम शरह सूद क्या है होना ज़रूरी है। इसीलिए कर्ज़ों के इस्तेमाल पर क्या बताया गया है कि मौसर कंट्रोल और एक समाजी फरीज़े की क्या है यहाँ पर हैसियत रखता है। इसलिए जारिया सदी के दौरान दुनिया के जो मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक हैं उनकी हुकूमतों के ताउन से क्या किया जा रहा है कि मुनज़्ज़म इदारों के ज़रिए से क़र्ज़ी निज़ाम को तरक्की दी जा रही है। और ज़राई कर्ज़ सिर्फ कर्ज़ की मंजूरी ही तक महदूद नहीं है, बल्कि फ़नी रहबरी और जो ज़राई कारोबार की मनसूबाबंदी है उसमें भी क्या है ये शामिल है। यानी कर्ज़ को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए किसानों को क्या है रहबरी की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी ज़मीन से क्या है बेशतरीन आमदनी हासिल कर सके। लेकिन लिहाजा क़र्ज़ी खिदमात और ज़राई तरक्याती जो खिदमात हैं उन खिदमात को माहिर अवामी इंजीनियर्स के ज़रिए से क्या है उनके ज़िम्मे कर देना ज़रूरी है, जो एक दूसरे के ताउन के ज़रिए से क्या है फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। और इनफरादी बचतों की कमी और ख़ानगी कर्ज़ जो निज़ाम है उसकी खामियों के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने क्या किया है 19वीं सदी के आखिरी दहे में मुल्क के मुख्तलिफ़ किस्म के सूबों में ज़राई बैंक के क़याम के ज़रिए से ज़राई कर्ज़ को या एग्रीकल्चर क्रेडिट को क्या है फ़राहम करने की तजवीज़ रखी है। आइए अब हम क्या है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो उसके बारे में क्या है हम देखते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या करता है। द क्रेडिट नीडेड बाय द फार्मर्स टू ग्रो द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द टर्म एज द एग्रीकल्चर क्रेडिट। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ज़राई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और ज़राई शोबे को तरक्की देने के लिए क्या है यहाँ पर फार्मर्स यानी किसानों की जानिब से क्या है इस एग्रीकल्चर क्रेडिट की यानी कि ज़राई कर्ज़ की ज़रूरत क्या है उन्हें पेश आती है। क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड इन इवन टाइप ऑफ द बिजनेस एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट द exception to it. The need for the agriculture credit, however, become all the more important when it moves from the traditional agriculture and the modern एग्रीकल्चर। यानी कि जदीद दौर में क्या है इसकी बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत बताई गई है। तमाम जो अहल अफराद होते हैं उन अफराद के लिए क्या है सही वक्त पर कर्ज़ की फ़राहमी को यकीनी बनाना और ऐसी स्कीम पर क्या है अमल दरामद करना जहाँ कामयाबी के इम्कानात क्या है रोशन नज़र आते हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ इंजीनियर्स या जो इदारे होते हैं उन इदारों के ज़रिए से खलील मुद्दती हो, दरमियानी मुद्दती हो या तवील मुद्दती हो, ऐसे क्या है यहाँ पर जो कर्ज़ होते हैं उनकी तकमील क्या है अमल में लाना ज़रूरी है। साथ ही साथ मुनासिब शरह सूद और वापसी की जो तमानियत होती है उसकी शराइत पर क्या है मालियाती जो यानी कि एजेंसीज़ होते हैं उस एजेंसीज़ के वसाइल को क्या है मुनज़्ज़म करना होता है। साथ ही साथ ज़राई शोबे की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करते हुए जुमला पैदावार में इजाफे में अमल में लाना क्या है ज़रूरी है। इसके अलावा कर्ज़ की जो ये एजेंसियां होती हैं वो कर्ज़ के सही इस्तेमाल पर और साथ ही साथ क्या है तरक्की पर क्या है रास्त निगरानी भी क्या है रख सकें। तो लिहाजा क्या है यहाँ पर ये जो ज़राई कर्ज़ या एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जा रहा है ताकि आवाम क्या है इसके ज़रिए से ये किसान क्या है इसके ज़रिए से मुस्तफ़ीद हो सके। तो बताया जाता है कि नीड फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि ये जो ज़राई कर्ज़ है इसकी ज़रूरत क्या पेश आ रही है। बताया जाता है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स रिवील्स द नीड्स फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट। फर्स्ट वन इज़ द परचेज ऑफ द न्यू इनपुट्स यानी कि नए जो दाखिलात होती हैं उनकी ख़रीदारी के लिए क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि ज़राई कर्ज़ क्या है लिया जाता है। The farmer need the finance for the purchase of the new inputs which include the seeds, fertilizers, pesticides, etc. यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान अपनी
जो ज़रूरी ज़रूरतें होती हैं या जो ज़रूरी शोबे में जो दाखिलात के तौर पर लिए जाते हैं, जैसे कि बीजों की ख़रीदारी है या फिर खाद की ज़रूरत है या फिर क्या है जो जरासीम कश अद्वियात होती हैं उनको ख़रीदने के लिए क्या है यहाँ पर किसान क्या करता है, इस ख़र्च को हासिल करता है या इस ख़र्च की उसके ज़रूरत पेश आती है। If the seeds of the high-yielding varieties and other modern inputs are made available to the farmers, they can increase the productivity not only of the land but also of the labor। यानी कि यहाँ पर अगर ये तमाम सहूलतें जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स वगैरह है अगर किसानों को फ्राहम हो जाती हैं तो ना सिर्फ वो पैदावार में इजाफा करता है बल्कि क्या है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में और पैदावारियत में भी क्या है इजाफा होता है। परचेज ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पर क्या है इम्प्लीमेंट्स की भी क्या है ख़रीदारी अमल में आती है। क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स फॉर द परचेज वाटर, पंपिंग, सीड्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा। यानी कि छोटे छोटे दाखिलात हैं जैसे कि बीज, जो खाद और जरासीम का अद्वियात का नाम बताए थे हम, उसके साथ साथ किसानों को क्या है यहाँ पर अपने ज़राई मैदान में क्या है जो यानी कि ज़राई जो मिल्कियत पाई गई है उस पर क्या है आपाशी की ज़रूरत के लिए होती है, तो वहाँ के लिए क्या है पानी का जो पंप होता है उसकी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ क्या यहाँ पर बताया ट्रैक्टर की ज़रूरत है या जो क्या है फसलों की कटौती के लिए क्या है जो थ्रेशर मशीन होता है उसकी क्या है ख़रीदारी के लिए क्या है पैसों की ज़रूरत होती है। द यूज़ ऑफ द अप्रोप्रिएट मिशनरी इन लैंड विल इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम। यानी कि अगर हम ऐसी नई टेक्निक्स को क्या है इस्तेमाल करते जाएंगे ज़मीन पर तो जिसके ज़रिए से ना सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि एक ही ज़मीन पर जो एक ही फसल हासिल की जा सकती थी अब वहाँ पर क्या है नई नई मुख्तलिफ किस्म की क्या है और फसलें उगाई जा सकती हैं एक ही वक्त में। जैसा कि अभी हम देखे हैं कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो क्या है मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरी ज़रूरतों को क्या है पूरा करता है। यानी कि किसान को मुख्तलिफ किस्म की क्या है यहाँ पर एक साल के दौरान क्या है जो फसलें वगैरह उगाई जानी हैं या फिर क्या है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए है या आपाशी के लिए है या मुख्तलिफ किस्म के जो ख़तरात जोखम वगैरह पेश आते हैं उन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए किसानों को क्या है ज़रूरी ख़र्च की ज़रूरत पेश आती है। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्कीम्स फॉर द फार्मर्स, यानी कि हुकूमत की जानिब से क्या है जो ज़मानती या किफ़ालती एजेंसियां अंजाम दी जा रही हैं जिसके ज़रिए से क्या है किसानों को सहूलियत क्या है हासिल हो रही हैं। बताया जाता है कि आज़ादी के बाद से हुकूमत ने क्या किया है कि ज़राई शोबे की तरक्की में क्या है एक अहम रोल अदा किया है। हुकूमत ने न सिर्फ क्या है बड़े पैमाने पर बल्कि बड़े हमा मकसदी प्रोजेक्ट की तामीर का काम भी क्या है अंजाम दिया है बल्कि ज़राई इस्लाहात भी क्या है अमल में लाई हैं। इसके अलावा कई मालियाती इदारे भी क्या है क़ायम किए हैं और साथ ही साथ मुल्क में पहले से मौजूदा जो एजेंसीज़ हैं जो क़र्ज़ की फ़राहमी करती हैं उनकी क़र्ज़ की फ़राहमी की जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों में भी क्या है इजाफ़ा किया है ताकि ज़राई शोबे की क्या है हमा नौयती कारोबार के लिए ज़राई मक़दार में क़र्ज़ फ़राहम किया जा सके। यहाँ पर बताया गया कि इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेस होते हैं क़र्ज़ फ़राहम करने के उसको क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के 4 ज़मरों में क्या है तकसीम किया गया है। जैसे कि फ़र्स्ट वन जिक्र किया गया कमर्शियल बैंक जिसे हम तिजारती बैंक्स कहते हैं जो रास्त तौर पर क्या है क़र्ज़ात वगैरह क्या है फ़राहम करते हैं। दूसरा है यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स जिसे हम RRB भी कहते हैं। तीसरा है कोऑपरेटिव यानी कि क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी कि जो बताया गया है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोऑपरेटिव एजेंसीज़ वगैरह होती हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी क्या है यहाँ पर क़र्ज़ात वगैरह फ़राहम करती हैं। और चौथा बताया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि अपनी मदद आप ग्रुप जो क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के क़र्ज़ात वगैरह क्या है जारी करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो बताया जाता है कि 1969 में मुल्क के 14 जो बड़े तिजारती बैंक्स हैं उन तिजारती बैंक्स को क्या है क़ौमिया लिया गया। इस पॉलिसी के बाद ज़राई क़र्ज़ों की फ़राहमी के सिलसिले में तिजारती बैंकों की अहमियत क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 1970 के बाद से इब्तदाई ज़माने में लैंड बैंक स्कीम क्या है शुरू की गई ताकि देही इलाक़े की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और मुल्क के तमाम 535 यानी कि 532 बैंकों को क़ौमियाए गए और बैंकों के क्या है हवाले किया गया और ये उन्हें हिदायत दी गई कि उन अज़ला की क़र्ज़ी जो ज़रूरियात हैं उसका सर्वे किया जाए। और इस स्कीम के तहत क़ौमिया हुए जो बैंक थे उन बैंकों ने ऐसे इलाक़ों की निशानदेही की है जहाँ पर तरक्की के लिए क्या है क़र्ज़ की फ़राहमी की ज़रूरत थी। इस तरह दूसरे शोबे के मुकाबले में ज़राअत को क्या है बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई।
لینڈ بینک جو اسکیم ہے اس اسکیم کے ذریعے متعلقہ ضلع کی جو قرضی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل کی جائے گی، لیکن لینڈ بینک کو اس سلسلے میں اجارہ داری کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف ایک معاون ادارے کی حیثیت سے اسے کام انجام دینا ہوگا۔ اور ایسے علاقوں کی نشاندہی کے بعد جہاں بینکاروں یعنی کہ جو بینکاری کی جو سہولتیں تھیں وہ بینکاری کی سہولتیں نہیں ہیں، لینڈ بینک دیگر کر رہا ہے قرض ایجنسیوں کے ساتھ دیگر تجارتی بینک سے بھی تعاون کرتا ہے۔ لینڈ بینک جو اسکیم ہے وہ اسکیم میں کیا کیا گیا ہے، ضلع کی سطح پر قرض کی جو ضرورت ہے اس کے تحت دیہی کسانوں یا کاریگروں اور چھوٹے تاجروں کو فراہم کردہ قرض کی تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی جاتی ہے۔ اور لینڈ بینک اسکیم کے مسائل کو کیا کیا گیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے میں اس اسکیم میں ایک ضلع کو ایک بینک کے تحت مستقل طور پر نہیں رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس ضلع میں دیگر بینکوں کے تعاون سے تعاون سے جو شاخوں کے قیام کی توسیع کا کام انجام پا سکے۔ زرخیز اور ترقی یافتہ ضلع میں بینک کی شاخ کے قیام میں مسابقت پائی جاتی ہے، جبکہ پسماندہ علاقوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ادارے انتظامی مسائل سے دوچار ہیں اور قرض کی فراہمی میں جانبداری اور رشوت خوری کی شکایت عام ہے، تو دوسرے کئی علاقوں میں قرض کی فراہمی کی شرح مایوس کن پائی گئی ہے۔ دوسرا ہم یہاں پر دیتے ہیں کوآپریٹیو بینکس کے بارے میں، ریجنل رورل بینکس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور کوآپریٹیو بینکس کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو ہندوستان میں امداد باہمی کی جو بینک کاری کا ڈھانچہ ہے وہ وفاقی نوعیت کا حامل ہے، یعنی گاؤں کی سطح پر تو ابتدائی سوسائٹیز کام کرتی تھی اور اوپر کی سطح پر یہاں پر امداد باہمی بینکس قائم تھے۔ ہندوستان میں امداد باہمی کی جو تحریک ہے اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زرعی قرض کی فراہمی کے سلسلے میں ایک خاص ایجنسی کا قیام اور انتظام عمل میں لایا جائے اور ترقی حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کیا گیا، ہندوستان میں 2 قسم کے امداد باہمی بینکس قائم کیے گئے۔ ایک تو قلیل مدتی اور درمیانی مدتی قرض فراہم کرنے والے امداد باہمی بینکس، تو دوسرے امداد باہمی بینک جو طویل مدتی قرض فراہم کرتے تھے۔ پہلے زمرے میں ابتدائی یعنی کہ پرائمری سوسائٹیز، کوآپریٹیو سینٹرل بینکس کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح کے جو چھوٹے بینکس تھے انہیں شامل کیا گیا۔ اس میں سینٹرل کوآپریٹیو بینک بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بینکس اپنے متعلقہ جو علاقہ ہوتا ہے اس میں وسائل کی قلت اور فاضلات میں یکسانیت کے توازن کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی بچتوں کو بھی جمع کرتے ہیں تاکہ مقامی پیداوار کی ضرورت کے لیے مالیہ فراہم کیا جا سکے۔ اور ضلعی سطح پر جو چھوٹی بینکس ہے جسے ایپیکس بینکس بھی کہتے ہیں، وہ زرعی مارکیٹ ریزرو بینک آف انڈیا سے فنڈز کی کرتے ہیں اجرائی کے لیے ذرائع فراہم کرتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی ریاست میں اسٹیٹ کوآپریٹیو بینک نے سینٹرل لینڈ مارٹگیج بینک کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ اس ریاست میں نچلی سطح پر بھی انتظامی ڈھانچے میں فرق پایا گیا ہے۔ آندھرا پردیش اور دیگر جنوبی ریاستوں سے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کام کرنے والی جو اکائیاں ہیں ان اکائیوں کو پرائمری لینڈ مارٹگیج ڈیولپمنٹ بینکس کہتے ہیں۔ ان کا چوٹی کا جو بینکس ہے انہیں بینکوں سے الحاق ہوتا ہے، اور یہ ادارے سینٹرل لینڈ مارٹگیج کے ذریعے سے فراہم کردہ جو فنڈز ہوتے ہیں ان فنڈز سے کاشتکاروں کے لیے انفرادی قرض فراہم کرتے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا بھی زمین گروی بینکس کو ریاست راست قرض کے ساتھ ساتھ ترقیاتی جو ڈیبینچرز ہوتے ہیں ان کی خریدی کے لیے طویل مدتی قرض وغیرہ بھی فراہم کرتا ہے۔ آئیے اب ہم ARD یعنی کہ ایگریکلچرل ری فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایگریکلچرل ری فائنانس ڈیولپمنٹ بینک جو پایا گیا ہے وہ 1963 میں یعنی کہ مئی 1963 میں اسے ایک ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا۔ یہ کارپوریشن 5 کروڑ روپے کی حصے یعنی کہ شیئر سرمایہ سے قائم ہوا ہے۔ اس کے قیام کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ پیداواری مقصد کے لیے مالیہ فراہم کرے، دوسرا ترقیاتی بینکس کو مالیہ فراہم کرنا ہے۔
ये कॉरपोरेशन रास्त तौर पर किसानों को क़र्ज़ फराहम नहीं करता है, बल्कि इमदाद बाहमी के शोबे में क़ायम किए गए जो इदारे हैं उन इदारों के ज़रिए से ये क़र्ज़ को फराहम करता है। इस कॉरपोरेशन की जो ख़ास स्कीमात हैं उस स्कीमात को बेहतर निगरानी और इंतज़ाम में किफ़ायत के साथ टेक्निकल एजेंसीज़ में रब्त के ज़रिए से छोटे क़स्बात में क्या है नाफिज किया गया है। ये जो स्कीमात हैं इन स्कीमात में ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, मुर्ग़ पालन है या समकियात है या फिर प्लांटेशन वगैरह यानी कि शजरकारी है या डेयरी फार्मिंग वगैरह क्या है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यानी कि इस कॉरपोरेशन के ज़रिए से क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ास स्कीमात पर क्या है निगरानी रखी जा रही है। आइए अब हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ना सिर्फ ज़रूरी अशिया की मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के मक़ासद के तहत मुतल्लिक़ा इमदाद बाहमी इदारों की माली ज़रूरियात की तकमील ही नहीं करता है, बल्कि इमदाद बाहमी की जो शक्कर की जो फैक्ट्रियाँ हैं या ज़मीन गिरवी जो बैंक्स पाए गए हैं या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव और थोक सारिफिन जो हैं उनके स्टोर्स की मदद के अलावा भी क्या है डिपॉजिटर्स की सहूलत भी फराहम करता है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव मरकज़ी मालियाती इदारे होते हैं उनको यह खलील मुद्दती क़र्ज़ की फराहमी भी क्या है अंजाम देता है। अब हम देखते हैं तकावी लोन्स के बारे में। तकावी जो लोन्स होते हैं जिसे हम तकावी क़र्ज़ भी कहते हैं, तो हुकूमत 1883 में इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट और 1884 के एग्रीकल्चरल्स लोन्स के तहत क्या है किसानों को तकावी लोन्स फराहम करती है। पहले एक्ट के तहत तवील मुद्दती क़र्ज़ और दूसरे एक्ट के तहत खलील मुद्दती और दरमियानी मुद्दती क़र्ज़ क्या है फराहम किया जाता है। इस तखावी जो क़र्ज़ है उसकी खामियाँ भी पाई गई हैं। पहली खामी ये है कि ये तक़सीम और वसूली के तरीक़े क्या है यहाँ पर गैर लचकदार पाए गए हैं। दूसरा ये कि ये क़र्ज़ की मंजूरी में तक है यहाँ पर बहुत ताख़ीर होती है जिसकी वजह से क़र्ज़ वक्त पर हासिल नहीं होता है। तीसरा ये कि क़र्ज़ की लागत भी क्या है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन तखावी क़र्ज़ क्या है एक ऐसी स्कीम है जो बहुत क़दीम अरसे से क्या है चली आ रही है। जदीद इदारों के क़याम से इस दौर में इसकी अहमियत क्या है घट गई है। अब हम देखते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में जिसे ग्रामीण बैंक्स भी क्या है कहा जाता है। 1969 में मुल्क के जो 14 बड़े जो बैंक थे उन्हें क्या है कौमिया गया था और उनकी 50% से जो ज़ायद क्या है शाखें थी उन शाखों का देही इलाक़ों में क्या है क़याम अमल में लाया गया। इसके बावजूद कई वजूहात की बिना पर गरीब किसान इन तिजारती बैंकों से फ़ायदा नहीं उठा सक रहे थे। तो कमज़ोर तबक़ात के इस मसले के हल के लिए 1975 में इलाक़ाई देही बैंक्स क्या है क़ायम किए गए। इनके क़याम का जो मकसद है वो है देही मखरूज़त को यानी कि जो देही क़र्ज़ जो होती है देही मखरूज़ियत जो होती है वो देही मखरूज़ियत को ख़त्म करने के साथ साथ कमज़ोर तबक़े को तिजारती बैंक्स के क़र्ज़ की फ़राहमी में क्या है जो नाकामी की सूरत पैदा हो गई थी जिसकी नाकामी की सूरत में क्या है जो खला पैदा हो गई थी उसको क्या है पूरा करना भी इस बैंक का काम है। तो इलाक़ाई देही बैंकों का मालियाती ढांचा क्या है बहुत ही सादा नौइयत का होता है। 50% सरमाया तो रियासती हुकूमत क्या है फ़राहम करती है और बाकी सरमाया क़ौमिया हुआ जो कोई बैंक होता है वो स्पॉन्सर क्या है करता है। ये बैंक कम शरह सूद पर जो इमदाद बाहमी की सोसाइटीज़ की शरह सूद से क्या है ज़्यादा नहीं होती हैं उतना क्या है ये क़र्ज़ फराहम करता है। इस तरह ये बैंक गरीब किसानों को साहूकारों के इस्तेहसाल से क्या कर रहा है बचा रहा है और किसानों को सरफी क़र्ज़ भी क्या है ये फराहम करता है ताकि वो क्या है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसी तरह इलाक़ाई देही बैंक जो होते हैं वो छोटे और दरमियानी दर्जे के किसानों के साथ ज़रूरी मज़दूरों देही कारीगरों और छोटे आजिरों को भी क्या है क़र्ज़ फराहम करते हैं। क़र्ज़ की फ़राहमी में ये जो बैंक्स हैं ये चंद मखसूस कमज़ोर तबक़ात के अलावा तालीम याफ्ता जो बेरोज़गार नौजवान होते हैं उनको ज़मानत की शर्त पर भी क्या है कि फ़राहमी से भी क्या है मुस्तस्ना रखते हैं। यानी कि इलाक़ाई देही बैंक्स में कुछ क्या है यहाँ पर ख़ामियाँ भी क्या है पाई गई हैं कि जहाँ तक इन बैंकों के क़याम के मकसद बहुत ऊँचा था लेकिन इसे क्या है कई मुश्किलात का भी क्या है सामना करना पड़ा है। नए क़ायम करदा जो देही बैंक्स थे वो मुनज़्ज़म तिजारती बैंक से क्या है मुसाबिक़त नहीं कर सके क्योंकि मुनज़्ज़म तिजारती बैंक्स कारकर्द और तरक्की याफ्ता इकाइयों को अपने यानी कि ग्राहक बना रहे थे।
جب دیہی بینکس قائم کیے گئے تو اس وقت یہ خیال کیا گیا تھا کہ اس علاقے کے جو امدادی بھی باہمی جو سوسائٹیاں ہیں وہ دیہی بینکس کے حوالے کر دی جائیں گی، لیکن ریاستی حکومتوں نے ان شرائط کی تکمیل نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں ان دونوں قرضوں کی ایجنسیوں کے درمیان کئی مسائل پیدا ہو گئے۔ Regional rural banks were set up with objectives to provide the credit and other facilities, particularly to the small and the marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and the small entrepreneurs, so as to develop the agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas۔ یعنی کہ دیہی علاقوں میں جو مختلف قسم کے کسان پائے گئے ہیں ان کو، یعنی کہ جو چھوٹے کسان ہیں یا حاشیے کسان ہم جسے کہتے ہیں، یا جو زرعی مزدور پائے گئے ہیں، یا مختلف قسم کے جو آجر یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو آجر ہوتے ہیں، ان تمام کے ڈیولپ دینے کے لیے، ان کی تجارت کو ترقی دینے کے لیے یا صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے ان بینکوں کا قیام دیہی علاقوں میں عمل میں لایا گیا۔ Initially, 5 regional rural banks were set up on October 2nd, 1975 at Muradabad and Gorakhpur in Uttar Pradesh, Bhiwani in Haryana, Jaipur in Rajasthan and Malda in West Bengal۔ اس طریقے سے یہ RRBs قائم کی گئی ہیں۔ آئیے اب ہم ایگریکلچرل کریڈٹ کے جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ زرعی قرض کی یہاں پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ زرعی قرض کی جو درجہ بندی ہے وہ 3 حصوں میں کی گئی ہے، ایک ہے شارٹ ٹرم کریڈٹ، دوسرا ہے میڈیم ٹرم کریڈٹ اور تیسرا ہے لانگ ٹرم کریڈٹ، یعنی کہ قلیل مدتی قرض، درمیانی مدتی قرض اور ہے طویل مدتی قرض۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قلیل مدتی قرض کیا ہے۔ قلیل مدتی جو قرض ہے وہ عام طور پر 18 مہینوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے تاکہ زرعی کاروبار انجام دیے جا سکے، جیسے کرائے کے مزدوروں کو اجرت کی ادائیگی کے لیے، یا بیج، کھاد یا کیڑے مار ادویات ایسی چیزوں کی خریدی کے لیے، یا اشیاء کا ذخیرہ کرنے کے لیے مالی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایسے قرض فراہم کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قحط، سیلاب اور فصلوں کی ناکامی کی صورت میں بھی قلیل مدتی قرض فراہم کیے جاتے ہیں۔ میڈیم ٹرم جو کریڈٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ درمیانی مدتی قرض جو ہوتے ہیں، وہ 3 تا 5 سال کی مدت پر مشتمل ہوتے ہیں، جو زمین میں معمولی بہتری کے لیے یا معمولی آلات کی خریدی کے لیے یا مویشیوں کی خریدی یعنی کہ بیل وغیرہ کی خریدی کے لیے یہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے لانگ ٹرم کریڈٹ، جسے ہم طویل مدتی قرض بھی کہتے ہیں۔ طویل مدتی قرض زمین کی مستقل جو ترقی ہوتی ہے اور کنویں کی کھدوائی کے لیے بھی یہ دیا جاتا ہے، جس کو 5 سال سے لے کر 20 سال کی مدت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرض طویل مدت میں مقدار پیداوار میں اضافے کے لیے درکار جو عاملین ہوتے ہیں ان کی خریداری کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ طویل مدتی قرض کی مزید ذیلی تقسیم کی گئی ہے۔ پہلی ہے نئی زمین کی خریدی کے لیے، دوسرا ہے بیکار زمین کو زیر کاشت لانے کے لیے، تیسرا کنویں، نالے وغیرہ کی کھدوائی اور مرمت کے لیے، چوتھا ہے باغبانی اور شجرکاری کے لیے، پانچواں ہے زرعی گھر اور مویشی خانوں کی تعمیر کے لیے، چھٹا ہے ناہموار جو زمین ہوتی ہے اس کو ہموار بنانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے ان مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے طویل مدتی قرض دیا جاتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ زرعی قرض کیا ہوتا ہے، زرعی قرض کا ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھا، یعنی کہ ایگریکلچر فائنانس کیا ہوتا ہے، ایگریکلچر فائنانس کا تعارف ہم نے دیکھا، ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر فائنانس کی ضرورت کیا ہے اور زرعی قرض کیا ہوتا ہے، زرعی قرض کی ضرورت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ جو زرعی قرض فراہم کرنے والے مختلف قسم کے جو ادارے ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا، جیسے کہ ARDC، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، کوآپریٹیو بینکس وغیرہ، تقابی لونز وغیرہ جو ہوتے ہیں، یا RRBs وغیرہ جو پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زرعی قرض کی جو مختلف قسم کی درجہ بندی کی گئی ہے اس درجہ بندی کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔